यह कहानी सामाजिक अन्याय, अपराध और साहस की अनोखी मिसाल पेश करती है। बिहार की वह महिला जिसने अपनी इज्जत के साथ हुए खिलवाड़ का सामना किया, न्याय के लिए दर दर भटकी, लेकिन कहीं उसकी सुनवाई नहीं हुई। अपराधी एक प्रभावशाली नेता था जो अपनी ताकत के घमंड में चूर उसे ताना मारता रहा कि वह उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। लेकिन वह महिला हार मानने वालों में से नहीं थी। अपनी लाचारी और गुस्से के चरम पर पहुंचकर उसने उस नेता के पेट में चाकू घोंप दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। यह कदम उसके अपने न्याय का प्रतीक था। ऐसी ही एक और महिला की कहानी है जिसे न्याय नहीं मिला। जब उसने देखा कि उसके अपराधी को सजा देने वाला कोई नहीं है, तो उसने अपने बलात्कार के आरोपी पर पेट्रोल डालकर उसे जिंदा जला दिया। यह घटनाएं इस बात का प्रमाण है कि जब अन्याय अपने चरम पर पहुंचता है, तो पीड़ित खुद न्याय का रूप धारण कर लेता है। लेकिन आज की कहानी इन घटनाओं से अलग है। यह एक गैंगस्टर की कहानी है, उसके अपराधों, उसके रसूख और पुलिस तथा नेताओं के साथ उसके संबंधों की। ये कहानी उस भयावह सच्चाई को उजागर करती है कि कैसे कानून ऐसे ताकतवर लोगों के सामने कमजोर पड़ जाता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ये उन आम महिलाओं और लड़कियों की भी कहानी है जो एक समय पर चुपचाप अन्याय सहती हैं, लेकिन जब वे दुर्गा या चंडी का रूप लेती हैं, तो कुछ ऐसा कर दिखाती हैं जिसे इतिहास याद रखता है। 90 का दशक था। नागपुर का माहौल धीरे धीरे बदल रहा था। अपराध उस समय भी होते थे, लेकिन उनकी तीव्रता और प्रभाव आज की तुलना में कम था। हालांकि शहर के एक इलाके में स्थिति बाकी हिस्सों से अलग थी। यह इलाका था कस्तूरबा नगर, जो दलितों की एक बस्ती थी। करीब 300 परिवार वहां रहते थे। ये लोग साधारण जिंदगी जीते थे, छोटे मोटे काम करके अपना पेट पालते थे। उनके पास ज्यादा पैसे नहीं थे, लेकिन उनके जीवन में एक सरलता और संतोष था। फिर अचानक 90 के दशक में एक ऐसा नाम सामने आया जिसने इस बस्ती की शांति को तहस नहस कर दिया। उसका नाम था भरत कालीचरण। शुरू में लोग उसे इसी नाम से जानते थे। वह आम लोगों की तरह रहता था और अपराध की दुनिया से दूर था। लेकिन जैसे ही उसने अपराध की दुनिया में कदम रखा, उसका नाम बदल गया। लोग उसे अब अक्कू यादव के नाम से जानने लगे। अक्कू ने शुरुआत छोटे मोटे अपराधों से की, लेकिन जल्द ही उसने बड़े अपराधों को अंजाम देना शुरू कर दिया। उसके बढ़ते आतंक के पीछे पुलिस और स्थानीय नेताओं का भी हाथ था। वे अक्कू को अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल करते थे और उसके अपराधों पर पर्दा डालते रहते थे। धीरे धीरे अक्कू का खौफ इस हद तक बढ़ गया कि कस्तूरबा नगर में हर गली, हर मकान उसके नाम से कांपने लगा। बस्ती के लोग डरे हुए थे, कानून बेबस था और अक्कू का आतंक बेलगाम हो चुका था। अक्कू का आतंक धीरे धीरे अपने चरम पर पहुंच गया। उसका खौफ इस हद तक बढ़ गया कि वह खुद को कानून से ऊपर समझने लगा। पुलिस और नेताओं का संरक्षण पाकर वह पूरी तरह बेलगाम हो गया। कस्तूरबा नगर की बस्ती, खासकर वहां की औरतें, उसकी गंदी और बुरी नजरों का निशाना बनने लगीं। उसे यह यकीन हो गया था कि कोई भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। धीरे धीरे अक्कू का हौसला इतना बढ़ गया कि उसने इस बस्ती की औरतों को अपनी हवस का शिकार बनाना शुरू कर दिया। एक एक कर उसने कई मासूम औरतों की इज्जत को तार तार किया। कई महिलाएं शर्म और बेबसी के साथ पुलिस स्टेशन पहुंची, लेकिन उनकी शिकायतों को गंभीरता से नहीं लिया गया। पुलिस वालों ने या तो उन्हें टाल दिया या अक्कू के प्रभाव में आकर शिकायतें दर्ज ही नहीं की। अक्कू की दरिंदगी यहीं नहीं रुकी। उसने अपनी वहशत में कई महिलाओं को बेरहमी से चाकुओं से गोद कर मार डाला। एक महिला जिसके साथ अक्कू ने बलात्कार किया, शर्म और बेइज्जती के बोझ को सहन नहीं कर पाई। उसने खुद पर तेल डालकर खुद को जिंदा जला लिया, क्योंकि वह अपनी बस्ती के लोगों से नजरें नहीं मिला सकती थी। कहा जाता है कि अक्कू ने अपने 10 साल के आतंक के साम्राज्य के दौरान कस्तूरबा नगर की 40 से ज्यादा महिलाओं को अपनी हवस का शिकार बनाया। इन 10 वर्षों में न जाने कितने परिवार उजड़ गए, कितने सपने बिखर गए। कस्तूरबा नगर पुलिस स्टेशन में अक्कू के खिलाफ दर्जनों शिकायतें दर्ज थीं, लेकिन पुलिस ने हर बार आंखें मूंद लीं। पुलिस वालों और नेताओं के समर्थन ने अक्कू को इतना निडर बना दिया था कि वह खुलेआम अत्याचार करता रहा। अक्कू का हौसला दिन ब दिन बढ़ता गया। कस्तूरबा नगर में उसके आतंक का साया इतना गहरा हो गया कि महिलाओं का रेप करना, लोगों को धमकाना और बेरहमी से हत्या करना उसके लिए एक आम बात बन गई। बस्ती में उसका नाम एक ऐसा खौफ बन चुका था जिसे सुनकर लोगों के दिल दहल जाते थे। हालात इतने खराब हो गए कि जब अक्कू बस्ती में कदम रखता था,
तो औरतें अपने घरों में दुबक जाती थीं, खिड़कियां और दरवाजे बंद कर लेती थीं। मर्द उसकी आंखों में आंखें डालने की हिम्मत नहीं कर पाते थे। हर कोई डर के साए में जी रहा था, क्योंकि किसी को नहीं पता था कि अक्कू कब किसे अपना शिकार बना ले। बस्ती की छोटी छोटी बच्चियां और किशोरियां जो अपनी जिंदगी के मासूम दौर से गुजर रही थीं, उनके माता पिता हमेशा डरे सहमे रहते थे। वे अपनी बेटियों को अक्कू और उसके गुंडों की गंदी नजरों से बचाने के लिए हर संभव कोशिश करते थे। बस्ती के हर घर में एक डर बस चुका था, अक्कू का डर। अक्कू का यह खौफनाक सिलसिला 10 सालों तक चला। ऐसा लगता था मानो इस बस्ती की तकदीर में यही लिखा गया है। लोग मान चुके थे कि कस्तूरबा नगर की गलियां हमेशा डर और खौफ के साए में रहेंगी। लेकिन फिर 2004 में एक हादसा हुआ जिसने इस बस्ती की कहानी को हमेशा के लिए बदल दिया। 300 परिवारों की इस बस्ती में कुछ ऐसा हुआ जिसने अक्कू के आतंक के साम्राज्य को चुनौती दे दी। कस्तूरबा नगर की बस्ती में मधुकर और उनकी पत्नी अलका का परिवार बाकी 300 परिवारों से थोड़ा अलग था। मधुकर और अलका ने अपनी बेटी उषा के भविष्य के लिए एक ऐसा फैसला लिया था जो उस बस्ती के हालात में साहस भरा कदम था। जहां बाकी परिवार अपने बच्चों को उसी सरकारी स्कूल में पढ़ाते थे जो बस्ती में मौजूद था, मधुकर और अलका ने अपनी बेटी को बस्ती से बाहर पढ़ने के लिए भेजा। इस बस्ती में शिक्षा को लेकर कोई विशेष जागरूकता नहीं थी। गरीबी, संसाधनों की कमी और अक्कू के आतंक के साए में वहां के लोग शिक्षा को अपनी प्राथमिकता नहीं बना पाते थे। लेकिन मधुकर और अलका का सपना था कि उनकी बेटी पढ़ लिख कर कुछ बड़ा करे, समाज में एक अलग पहचान बनाए। अपनी छोटी छोटी जरूरतों को दरकिनार करते हुए उन्होंने अपनी हर संभव कमाई को बेटी उषा की पढ़ाई में लगा दिया। उषा एक होनहार और समझदार लड़की थी। जब उसने कॉलेज में दाखिला लिया तो उसने होटल मैनेजमेंट का कोर्स चुना। उसका सपना था कि वह होटल इंडस्ट्री में अपना करियर बनाए। वह पढ़ाई में तेज थी और अपनी मेहनत से उसने कॉलेज में दाखिला हासिल कर लिया। उषा पढ़ाई के लिए बस्ती से बाहर रहती थी। उसके माता पिता ने जानबूझकर उसे बस्ती से दूर रखा, क्योंकि वे जानते थे कि अक्कू का आतंक हर तरफ पसरा हुआ है। अक्कू की गंदी नजरों और उसके गुंडों के खौफ के बीच मधुकर और अलका अपनी बेटी को सुरक्षित रखना चाहते थे। उषा की पढ़ाई जारी थी और मधुकर अलका अपनी बेटी के उज्जवल भविष्य के सपनों में खोए रहते थे। लेकिन इधर कस्तूरबा नगर में अक्कू का आतंक दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था। बस्ती के लोगों की उम्मीदें टूट चुकी थीं, लेकिन मधुकर और अलका की आंखों में अब भी उम्मीद की रोशनी चमक रही थी, अपनी बेटी उषा के सपनों की रोशनी। मगर इस कहानी का एक और पन्ना है जो ना सिर्फ मधुकर और अलका के परिवार बल्कि पूरी बस्ती की तकदीर बदलने वाला था। हालात जस के तस बने हुए थे। बस्ती में कुछ बहादुर लोगों ने अक्कू और उसके गुंडों के खिलाफ आवाज उठाने की कोशिश की, लेकिन उनकी आवाजें दबा दी गईं और बाद में उनकी लाशें रेलवे ट्रैक के किनारे मिली, जिन पर चाकुओं के गहरे घावों के निशान थे। ये घटनाएं लोगों के दिलों में और डर भर देती थीं। अक्कू का खौफ इतना बढ़ चुका था कि वह खुलेआम बस्ती में आता, घूमता और अपनी मर्जी से जो चाहता करता। इसी बीच उषा की पढ़ाई का एक सेमेस्टर खत्म हुआ और उसकी कॉलेज की छुट्टियां शुरू हुईं। वह अपनी माँ बाप के पास कस्तूरबा नगर लौट आई। हालांकि मधुकर और अलका ने पहले उसे बस्ती आने से मना किया था। वे जानते थे कि अक्कू का आतंक कितना भयानक है, लेकिन उषा ने जिद की। वह अपने माता पिता के साथ कुछ दिन बिताना चाहती थी। मधुकर और अलका ने भारी मन से अपनी बेटी को आने की इजाजत दे दी। उषा घर लौट आई। कुछ दिन तक सब सामान्य चलता रहा, लेकिन फिर एक दिन एक घटना ने सब कुछ बदल दिया। उषा के घर के ठीक बगल में रहने वाले एक पड़ोसी ने अक्कू और उसके आदमियों के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी। जब अक्कू के आदमियों को इस बात की भनक लगी, तो उन्होंने बदला लेने के लिए उस परिवार पर हमला करने का फैसला किया। अचानक अक्कू के गुंडों का एक झुंड उस पड़ोसी के घर पर टूट पड़ा। चीख पुकार, मारपीट और बदले की आग में वे लोग उस परिवार पर कहर बरपा रहे थे। उषा उस समय अपने घर के अंदर थी, लेकिन जब उसने बाहर से आती चीखों और मदद की पुकार को सुना, तो वह खुद को रोक नहीं पाई। उषा ने बाहर आकर देखा कि अक्कू के गुंडे पड़ोसी के घर में घुसकर उन्हें बेरहमी से पीट रहे हैं, महिलाओं और बच्चों को घसीट रहे हैं। उषा बहादुर थी, उसकी रगों में साहस था। उसने डर के आगे घुटने टेकने की बजाय उन गुंडों के सामने खड़े होने का फैसला किया। वह भीड़ के बीच जा पहुंची और उन गुंडों को रोकने की कोशिश करने लगी। बस करो, यह गलत है, उषा ने पूरी ताकत से चीखते हुए कहा।
लेकिन अक्कू और उसके गुंडे कौन सुनने वाले थे? उस वक्त उषा को शायद अंदाजा भी नहीं था कि उसका यह कदम सिर्फ उसके जीवन को नहीं बल्कि पूरी बस्ती की तकदीर को बदलने वाला है। उषा को यह सब देखकर यकीन हो गया था कि यह सिर्फ हिंसा नहीं बल्कि एक अन्याय और जुल्म है जिसे रोकना जरूरी है। उसने हिम्मत जुटाई और अक्कू के गुंडों को डांटते हुए कहा, ये जो तुम कर रहे हो यह गलत है, यहां से चले जाओ वरना मैं पुलिस बुला लूंगी। गुंडे पहले तो उसकी बातों पर हंसे, लेकिन उषा के आत्मविश्वास और उसकी आवाज में जो दृढ़ता थी उसने उन्हें थोड़ा असहज कर दिया। उषा तुरंत घर के अंदर भागी और 100 नंबर पर कॉल कर पुलिस को बुला लिया। पुलिस ने तेजी दिखाई और कुछ ही मिनटों में मौके पर पहुंच गई। पुलिस की गाड़ी देखते ही अक्कू के गुंडों में हड़कंप मच गया। वे डर कर पीछे हटने लगे और उषा और उसके परिवार को गालियां देते हुए धमकी देकर वहां से भाग गए। लेकिन अक्कू तक यह खबर जल्दी पहुंच गई कि बस्ती की एक लड़की ने, एक आम लड़की ने, उसके गुंडों के खिलाफ पुलिस बुलाने की हिम्मत की है। यह बात अक्कू के अहंकार को चकनाचूर करने के लिए काफी थी। कुछ ही घंटों बाद अक्कू खुद करीब 50 गुंडों को लेकर कस्तूरबा नगर में दाखिल हुआ। उसके हाथ में एक बोतल थी जो तेजाब से भरी हुई थी। अक्कू उषा के घर के सामने आकर रुका और गुस्से से भरी आंखों के साथ बोतल को उषा के घर के दरवाजे पर फेंक दिया। तेजाब की बोतल दीवार से टकराकर फूट गई और एक झन्नाटेदार आवाज गूंज उठी। अक्कू चिल्लाने लगा, बाहर आओ, अपनी हिम्मत दिखाओ, पुलिस को बुलाया तुमने है ना? दरवाजे के पीछे छुपे मधुकर और अलका कांपते हुए बाहर आए। उषा भी हिम्मत जुटाकर दरवाजे पर आ गई। अक्कू ने उषा की ओर उंगली उठाई और गुस्से में बोला, अगर तुमने दोबारा पुलिस को बुलाने की कोशिश की या हमारे मामले में बीच में आई तो तुम्हारा भी वही हाल करेंगे जो हमने बाकी लड़कियों का किया है। तुम्हारे माँ बाप को भी मार डालेंगे। जब उन लोगों ने उषा को धमकी दी तो उसने बेमिसाल हिम्मत से पलटकर जवाब दिया। चूंकि वह एक शिक्षित और समझदार महिला थी, उसे विश्वास था कि इस देश में ऐसा अराजकता का माहौल नहीं हो सकता। उसे यकीन था कि कानून का राज कायम है और उसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। धमकी मिलने के बजाय उसने साहसिक कदम उठाया और कहा, तुम रुक जाओ, मैं पुलिस को बुलाती हूँ। इस पर एक अक्कू ने फिर से धमकी दी, लेकिन उषा बिना किसी डर के फोन करने के लिए घर के अंदर चली गई। इस दौरान कुछ लोग उसके घर में घुस आए ताकि उसे फोन करने से रोक सके, लेकिन उषा ने हार नहीं मानी। उसने तुरंत गैस सिलेंडर का नॉब खोल दिया और माचिस निकाल ली। फिर उसने अपनी आवाज को पूरी ताकत से उठाते हुए कहा, अगर तुम में से किसी ने भी एक कदम आगे बढ़ाया या मेरे माता पिता या मुझे छुआ तो मैं माचिस की तीली जला दूंगी। सिलेंडर उड़ जाएगा और हम सब मर जाएंगे, लेकिन हमें कोई अफसोस नहीं होगा। उषा की इस धमकी ने सबको दहशत में डाल दिया। अक्कू और उनके साथी डर गए और कोई भी आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं कर सका। इस सब के बीच आसपास के लोग अपने अपने घरों से झांककर इस नजारे को देख रहे थे। उषा अपने हाथ में माचिस थामे हुए निडर होकर उन सबको चेतावनी दे रही थी कि अगर उनमें हिम्मत हो तो वह आगे बढ़कर दिखाएं। उसकी आंखों में वह जो आत्मविश्वास था वह सबके लिए एक सशक्त संदेश था कि सही वक्त पर सही प्रतिक्रिया कैसे दी जाती है। अगर तुमने एक कदम भी आगे बढ़ाया तो मैं सिलेंडर में आग लगा दूंगी और सब कुछ उड़ जाएगा, तुम सब मर जाओगे। उषा की इस धमकी ने अक्कू को पहली बार घबराया और वह अपनी पूरी टोली को लेकर वहां से वापस चला गया। यह एक ऐतिहासिक पल था जिसने कस्तूरबा नगर की बस्ती की तकदीर ही बदल दी। यह पहली बार था जब 10 सालों में बस्ती ने देखा कि एक अक्कू जो हमेशा अपने ताकतवर समूह के साथ आकर डर का माहौल बनाता था, अब डर के मारे पीछे हट रहा है। उषा ने अपनी बहादुरी और साहस से यह साबित कर दिया कि किसी एक की हिम्मत भी पूरी बस्ती का चेहरा बदल सकती है। उषा की बहादुरी ने पूरे बस्ती को एक नई ताकत दी। इसके बाद बस्ती के लोग एकजुट होकर मिलते हैं और कहते हैं, हमने कई सालों तक जुल्म सहा है, अब और नहीं सहेंगे, अब यह बहुत हो गया। ये एक चेतावनी थी, एक आवाज जो उठी थी और इसके बाद पूरी बस्ती में एक नई लहर का जन्म हुआ। इस घटना ने न सिर्फ बस्ती के लोगों को एकजुट किया, बल्कि उन्हें यह एहसास दिलाया कि डर के बजाय अपने हक के लिए खड़ा होना सबसे बड़ी ताकत है। अक्कू का सामना करने का फैसला अब बस्ती वासियों के दिलों में पक्का हो चुका था। उन्होंने तय किया कि इस तरह से डर कर जीने से अच्छा है कि वे अपना विरोध दर्ज कराएं, क्योंकि आखिरकार लड़कियां ही क्यों मरीं और कितने और मरेंगे। बस्ती के 300 परिवार अब एकजुट हो चुके थे, जबकि अक्कू के पास महज 50 लोग थे। उषा ने उनकी हिम्मत को जागृत किया था।
और अब बस्ती वाले पूरी तरह से सजग हो चुके थे। उन्हें यह समझ में आ गया था कि अब वक्त आ गया है जब कोई अक्कू बस्ती में घुसने की हिम्मत नहीं कर पाएगा। अगले दिन बस्ती के सभी लोग इकट्ठा हुए। उन्हें यह जानकारी नहीं थी कि उस समय अक्कू बस्ती में नहीं था, और जब उन्हें यह लगा कि अब कोई अक्कू बस्ती में नहीं है, तो उन्होंने ठान लिया कि वे अक्कू के घर पर धावा बोलेंगे। वे उसके घर में आग लगा देंगे और उसके गुंडों को भी वहां से खदेड़ देंगे। जैसे ही गांव वालों ने अपना गुस्सा दिखाया, अक्कू के चेले चपाटी भी डर के मारे भागने लगे। जो लोग पास आए, गांव वालों ने उन्हें पकड़कर पीटा, लेकिन वो भी अपनी जान बचाकर भाग गए। अक्कू का घर अब जल चुका था, और जब उनके लोग भागते हुए वहां से निकले, तो गांव वालों ने उन्हें चेतावनी दी, अगर तुम्हें अक्कू दिखा तो हम उसे छोड़ेंगे नहीं। ये खबर जैसे ही अक्कू के कानों तक पहुंची, उसकी हालत खराब हो गई। शाम तक पूरी बस्ती अक्कू के खिलाफ हो चुकी थी। ये पहला मौका था जब अक्कू को लगा कि अब उसकी सत्ता खत्म हो सकती है। उषा और बस्ती के लोगों ने यह दिखा दिया था कि अब कोई उसे तंग करने की हिम्मत नहीं करेगा। अक्कू डर गया, क्योंकि उसे यह एहसास हो गया था कि बस्ती के लोग अब उसे छोड़ेंगे नहीं। उसे लगा कि कुछ दिन के लिए शांति रखना जरूरी होगा, क्योंकि अगर उसने और संघर्ष किया तो शायद उसे इसका खामियाजा भुगतना पड़े। अक्कू को अब यह डर सता रहा था कि गांव वाले उसे ढूंढकर मार डालेंगे। बस्ती वाले के गुस्से से घबराया हुआ अपनी जान बचाने के लिए वह पुलिस स्टेशन पहुंच जाता है और खुद को सरेंडर कर देता है। लेकिन उसका सरेंडर करने का कारण यह नहीं था कि वह अपनी सजा भुगतना चाहता था, बल्कि उसे यह उम्मीद थी कि पुलिस के संरक्षण में उसे सबसे ज्यादा सुरक्षा मिलेगी। अक्कू हमेशा से पुलिस वालों को पैसा देता था, और वे भी उसके इशारों पर काम करते थे। इसलिए उसने यह सोचकर पुलिस स्टेशन और जेल को सबसे सुरक्षित जगह माना, क्योंकि उसे लगा कि वहां उसकी जान को कोई खतरा नहीं होगा। उसके सरेंडर करने और जेल जाने की खबर जब गांव वालों तक पहुंची, तो उनका गुस्सा और भी बढ़ गया। यह पहला मौका था जब 10 सालों में बस्ती ने अपना हौसला पाया था, और उषा की वजह से अब वे महसूस कर रहे थे कि उन्हें ताकत मिल गई थी। लेकिन जब गांव वालों को यह पता चला कि अक्कू ने सरेंडर किया है, तो उन्हें यह एहसास हुआ कि वह जेल से जल्द बाहर आ सकता है, क्योंकि उसके पास पैसों और पुलिस के संपर्क थे। उनका डर यही था कि वह जब चाहे बेल पर बाहर आकर फिर से बदला लेगा। ये विचार उनके मन में घर कर गया कि अक्कू अभी भी उन्हें डराने और उनके खिलाफ कुछ भी कर सकता है। तभी एक कोर्ट की पेशी की तारीख आई, 13 अगस्त 2004, नागपुर में। यह तारीख बस्ती वालों के लिए महत्वपूर्ण थी, क्योंकि उन्हें अब पूरा विश्वास था कि न्याय मिलने में ही देर है। लेकिन साथ ही एक चिंता भी थी कि कहीं अक्कू बेल पर बाहर न आ जाए और फिर से उनका जुल्म न शुरू कर दे। 12 अगस्त 2004 की बात है, जब कस्तूरबा नगर के गांव वालों को यह जानकारी मिली कि अक्कू की पेशी 13 अगस्त को होनी है, और वह भी दोपहर को। यह खबर भी मिली कि उसे कोर्ट नंबर 7 में पेश किया जाएगा। गांव वालों को यह भी मालूम था कि पुलिस और बाकी सारे लोग अक्कू के साथ मिले हुए हैं, और कभी कोई गवाह नहीं था। पुराने केस में अक्कू ने खुद को सरेंडर किया था, जो केवल अपनी जान बचाने के लिए किया था। इन सारी परिस्थितियों को देखकर गांव वालों को यह डर था कि अक्कू बेल पर बाहर आ जाएगा और फिर से उनकी जान और माल को नुकसान पहुंचा सकता है, खासकर अगर वह बदला लेने के लिए वापस आता है। 13 अगस्त 2004 को कस्तूरबा नगर की करीब 200 महिलाएं पूरी तैयारी के साथ अदालत पहुंची। इन महिलाओं के हाथ में लाल मिर्ची का पाउडर था, और कुछ के पास चाकू थे जो चीन के बने थे और जिनसे वे किसी भी हमले का मुकाबला करने के लिए तैयार थीं। उन्होंने किसी भी हथियार का इस्तेमाल किया था जो उनके हाथ में आया था, और यह संदेश देने का पूरा इरादा था कि अगर अक्कू या उसके लोग बस्ती में घुसने की कोशिश करेंगे तो वे उसे किसी भी हाल में रोकेंगी। यह एक प्रतीक था कि अब गांव वाले डरने वाले नहीं थे, और उनका साहस एकजुट हो गया था, जो किसी भी संकट का सामना करने के लिए तैयार था। गांव की औरतें अपने कपड़ों के अंदर हथियार छुपाकर कोर्ट पहुंची थीं, और पुलिस को इस बात की जरा भी भनक नहीं थी कि उनकी मंशा क्या है। जब इतनी सारी औरतें एक साथ कोर्ट में पहुंची, तो पुलिस वालों के कान खड़े हो गए। 3 महिलाओं ने बताया कि वे केवल अक्कू की सुनवाई के लिए आई थीं ताकि उसके खिलाफ गवाही दे सकें, लेकिन पुलिस को यह नहीं पता था कि गवाही देने के लिए कोर्ट की हियरिंग होती है और इसके लिए अन्य तारीख दी जाती है। पुलिस को इन महिलाओं के इरादों का कोई अंदाजा नहीं था। वे तय समय से पहले ही कोर्ट पहुंच चुकी थीं, और सुनवाई दोपहर के लंच के बाद होनी थी। अक्कू के केस की जमानत भी शायद लंच के बाद मिल जाती। लंच के बाद जब पुलिस अक्कू को सुरक्षा में लेकर कोर्ट पहुंची,
तो कोर्ट में यह नजारा था कि नकुल अक्कू पुलिस प्रोटेक्शन के तहत अंदर जा रहा था। औरतें सब कुछ शांतिपूर्वक देख रही थीं, उन्होंने अभी तक कोई कदम नहीं उठाया था। वे शायद कोर्ट के फैसले का इंतजार कर रही थीं, लेकिन यह सब बहुत कुछ तय करने वाला था। अचानक जब अक्कू कोर्ट में चलता हुआ आ रहा था, उसकी नजर बस्ती की एक महिला पर पड़ी जो वहां खड़ी थी। ये वही महिला थी जिसके साथ अक्कू पहले दुष्कर्म कर चुका था। जैसे ही अक्कू की नजर उस पर पड़ी, उसने अपमानजनक तरीके से कहा। यह वाक्य अक्कू की बेजा हरकत को दर्शाता था और अब भी उसका मन नहीं बदला था। लेकिन औरतें अब तक पूरी तरह से शांतिपूर्ण तरीके से खड़ी थीं और किसी ने भी प्रतिक्रिया नहीं दी। उनका इरादा स्पष्ट था, वे अब तक कानूनी प्रक्रिया का सम्मान कर रही थीं, लेकिन अंदर ही अंदर वे यह जानती थीं कि अगर मौका मिला तो वे अपने अधिकारों के लिए खड़ी हो जाएंगी। जैसे ही अक्कू कोर्टरूम में दाखिल हुआ, अचानक बस्ती की महिलाओं ने एकजुट होकर उसे घेर लिया। पहले उन्होंने उसके मुंह, आंखों और नाक में लाल मिर्ची का पाउडर डाल दिया ताकि वह किसी भी हालत में अपनी रक्षा नहीं कर सके। फिर जैसे ही वे एक साथ उठ खड़ी हुईं, हर एक महिला के हाथ में चाकू दिखाई दिया। ये सब इतना तेज हुआ कि अक्कू को समझ में ही नहीं आया कि क्या हो रहा है। एक साथ सभी महिलाएं उस पर टूट पड़ीं और अक्कू किसी तरह बुरी हालत में भागने की कोशिश करता है, लेकिन औरतों ने उसे पकड़ा और कोर्टरूम के अंदर दौड़ते हुए उसकी बुरी हालत कर दी। जितनी महिलाओं को मौका मिला, उन्होंने उस पर हमला किया। कोर्टरूम की दीवारें और फर्श अब अक्कू के खून से सने हुए थे। यह मंजर 5 मिनट तक चलता रहा और जैसे जैसे मौका मिलता गया, औरतें उसे उसी तरह नष्ट करती रहीं जैसे उसने उनकी जिंदगी बर्बाद की थी। 5 मिनट से भी कम वक्त में अक्कू का फैसला हो चुका था। जिस रूम में उसका मुकदमा चल रहा था, वहां अब कोई जज नहीं था, बल्कि उस रूम से थोड़ा बाहर कस्तूरबा नगर बस्ती की 200 महिलाएं खड़ी थीं, जिन्होंने 10 साल तक उसके जुल्मों को सहा था और अब वह अपना बदला ले रही थीं। ये सब खत्म होने के बाद अचानक किसी ने पुलिस को फोन किया और पुलिस फोर्स घटनास्थल पर पहुंची। बाकी सभी महिलाएं वहां से जा चुकी थीं। हालांकि पुलिस को उषा की कहानी पहले से ही मालूम थी। उषा के बारे में बताया गया था कि वह वही महिला है जिसने उस दिन गैस सिलेंडर का नॉब खोल दिया था और माचिस ली थी, जिससे अक्कू और उसके लोग डर गए थे। पुलिस को पता था कि उषा ने ही अक्कू के खिलाफ यह कार्रवाई की योजना बनाई थी। पुलिस ने कहा कि उषा ने यह सब सही किया क्योंकि एक भीड़ की शक्ल में कोई कातिल नहीं होता और यह न्याय का एक अलग रूप था। जब तक उषा को गिरफ्तार किया गया, पुलिस के पास कोई ठोस प्रमाण नहीं था कि यह सब किसने किया था, क्योंकि कोई नाम या चेहरा सामने नहीं आया था। यह सब एक भीड़ की प्रतिक्रिया थी जिसमें हर महिला ने अपनी भूमिका निभाई थी और किसी ने भी खुद को पहचानने की कोशिश नहीं की। ऐसे में पुलिस को एक आसान टारगेट मिला और उन्होंने उषा को दोषी ठहरा दिया, क्योंकि उन्हें लगा कि वही इस सब की मुख्य वजह थी। जैसे ही उषा को गिरफ्तार किया गया, साथ ही कुछ और महिलाओं को भी पकड़ लिया गया। जब यह खबर पूरे कस्तूरबा नगर और आसपास के बस्तियों में फैली, तो यह अखबारों के जरिए पूरे देश में फैल गई। बस्ती वालों को यह देखकर गुस्सा आ गया, क्योंकि उन्होंने जो किया वह उनके लिए अपनी सुरक्षा और न्याय का एक तरीका था। पूरे नागपुर में इस घटना पर उबाल था। लोग कह रहे थे कि एक क्रिमिनल जिसने 10 साल तक आतंक मचाया, अब उस पर पुलिस ने प्रोटेक्शन दी, जबकि पुलिस ने कभी उसके खिलाफ कोई कदम नहीं उठाया था। जब यह सब सामने आया तो पुलिस ने गलत केस बनाया और एक लड़की को पकड़ा जिसने असल में लोगों को हौसला दिया था। यह स्थिति इतनी गंभीर हो गई कि पुलिस स्टेशन के बाहर धरना और प्रदर्शन शुरू हो गए। लोग पुलिस के खिलाफ एकजुट हो गए और आखिरकार पुलिस को मजबूरी में उषा को छोड़ना पड़ा। अदालत में यह सब मामला अब उठ चुका था और पुलिस ने 100 महिलाओं को गुनहगार ठहराया, लेकिन अंत में सिर्फ 18 महिलाओं के खिलाफ ही आरोप लगाए गए। यह मामला एक बड़े सामाजिक संघर्ष का प्रतीक बन गया और उषा ने साबित कर दिया कि एक महिला अकेले भी बड़े बदलाव की शुरुआत कर सकती है जब वह साहस और एकजुटता के साथ खड़ी होती है। 302 के तहत उषा पर मुकदमा चलाया गया और सबसे पहले उसका नाम सामने आया। लेकिन जब मामला अदालत में पहुंचा तो कस्तूरबा नगर की सारी औरतें एकजुट होकर अदालत में खड़ी हो गईं और उन्होंने खुलकर कहा कि उषा उस दिन कोर्ट में नहीं आई थी। अदालत ने फिर पूछा कि अगर उषा नहीं थी तो इस घटना को किसने अंजाम दिया। जवाब में लगभग 100 से 200 औरतें एक साथ उठ खड़ी हुईं और कहा, हमने मारा। अब अदालत के लिए यह एक गंभीर और पेचीदा स्थिति बन गई, क्योंकि कोई भी यह नहीं कह रहा था कि उसने अपराध नहीं किया, बल्कि 200 औरतें यह दावा कर रही थीं कि उन्होंने ही अक्कू को मारा। अदालत को यह फैसला करना मुश्किल हो गया
कि इनमें से असली कातिल कौन था। अंत में अदालत ने पूरी स्थिति को ध्यान से देखा और 18 महिलाओं के खिलाफ मुकदमा दायर किया। अक्कू के खिलाफ यह मामला करीब 10 साल तक चलता रहा। 2014 में अदालत का फैसला आया और 18 महिलाओं को बरी कर दिया गया क्योंकि उनके खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं था। पुलिस ने तमाम कोशिशें की, खासकर ऊषा को घेरने की, लेकिन कोई ठोस सबूत सामने नहीं आया। पूरा शहर, पूरी बस्ती एकजुट हो गई थी और लोग समझ चुके थे कि जब इंसाफ नहीं मिल रहा हो, जब पुलिस और अदालत उनके लिए काम नहीं कर रही हो, तो कभी-कभी ऐसा नतीजा सामने आता है। जब औरतें और आम लोग अपने गुस्से और अन्याय का सामना करते हुए खड़े होते हैं और उन्हें लगता है कि अब कोई रास्ता नहीं बचा, तो ऐसी घटनाएं होती हैं। यह एक उदाहरण था कि कभी-कभी गुस्से और अन्याय के खिलाफ खड़ा होने पर समाज और कानून दोनों को समझना पड़ता है कि उन परिस्थितियों में क्या हो सकता है। हालांकि एक सभ्य समाज में ऐसा मंजर कभी नहीं होना चाहिए, लेकिन कभी-कभी ऐसा लगता है कि शायद यह सही था। अगर 10 साल पहले पुलिस ने अक्कू को रोका होता, उसके जुल्मों का हिसाब लिया होता और उसे सजा दी होती, तो शायद कस्तूरबा नगर की 200 महिलाओं को कभी कानून अपने हाथ में लेने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन यह भी सच्चाई थी कि जब किसी औरत के साथ लगातार रेप, हिंसा और अत्याचार हो रहे हों और पुलिस केवल तमाशा देख रही हो, तो मजबूरी में वह कानून अपने हाथ में लेने के लिए मजबूर हो जाती है। यही वह परिस्थिति थी जिसके कारण कस्तूरबा नगर की औरतों ने खुद न्याय किया और अदालत के भीतर अपने अपराधी का फैसला खुद लिया। यह कहानी आज भी नागपुर में सुनाई जाती है और पूरी दुनिया में यह सुनाई जाती है। यह हमें आज भी यह एहसास दिलाती है कि जब किसी का सब्र टूटता है, जब वह अन्याय और उत्पीड़न सहते सहते अंततः सीमा पार कर जाती है, तो फिर ऐसी घटनाएं होती हैं। यह घटना एक प्रतीक है कि जब एक समुदाय या समाज के लोग अपने हक और सुरक्षा के लिए खड़े हो जाते हैं, तो किसी अदालत या पुलिस से अधिक ताकतवर उनका एकजुट संघर्ष हो सकता है। दोस्तों, अगर आपको ये क्राइम स्टोरी पसंद आई तो जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसे ही और भी इंटरेस्टिंग क्राइम स्टोरीज के लिए बेल आइकन दबाएं ताकि आपको सबसे पहले अपडेट मिल सके। धन्यवाद।